सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो लालू परिवार से आ रही है। बिहार में करारी हार के बाद लालू परिवार में कलह शुरू हो चुका है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार से अलग होने का ऐलान कर दिया है। रोहिणी ने पोस्ट में लिखा है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं, परिवार से भी नाता तोड़ रही हूं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव और रमीज ने यही करने को कहा था। रोहिणी ने यह भी लिखा है कि मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। राष्ट्रीय जनता दल बिहार के नतीजों में एक अपने दूसरे सबसे कम आंकड़ों पे सिमट गई थी। उसके बाद परिवार के भीतर का कलह उभर कर सामने आ रहा है। रोहिणी आचार्य जिन्होंने लोकसभा का चुनाव 2024 में लड़ा था, उनका यह बयान चुनाव के बाद कि मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। रोहित सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रोहित, परिवार के भीतर कलह, उस दिन तेज प्रताप यादव का भी बयान आ चुका है। तेज प्रताप यादव संजय यादव पर कटाक्ष कर रहे थे और अब रोहिणी आचार्य भी लिख रही है कि संजय यादव के कहने पर अब वो पार्टी और घर छोड़ रही है या परिवार छोड़ रही है। जी देखिए साहिल, ये पूरा बवाल जो है अब संजय यादव को लेकर जो है वो लालू परिवार में मचा हुआ है। और देखिए नाराजगी क्यों हो रही है, क्योंकि आरजेडी का एक तरीके से सबसे खराब प्रदर्शन अभी तक का रहा है। हालांकि इससे कम सीटें 2010 में आई थी 22 सीटें, लेकिन इस बार भी 25 सीटों पर आरजेडी सिमट गई है। और इसको लेकर भारी गुस्सा, नाराजगी संजय यादव के खिलाफ जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार पार्टी में जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की जो बड़ी जिम्मेदारी, जो बड़ी भूमिका उसमें है, उसमें संजय यादव ने निभाई थी। और अब परिवार को लगता है कि पार्टी को ने गलत तरह से टिकट बांटा और सही कैंडिडेट्स को चुनाव नहीं किया गया संजय यादव के द्वारा। और इसी को लेकर जो है इतनी ज़बरदस्त और करारी शिकस्त मिली है आरजेडी को। और पहले ही तेज प्रताप यादव पार्टी घर से अलग हो चुके हैं, पार्टी से निकाले जा चुके हैं। और संजय यादव का नाम उन्होंने कई बार लिया है, जयचंद जयचंद उन्हें बोलते रहते हैं। और अब रोहिणी आचार्य भी जो हैं, उन्होंने भी संजय यादव के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोल दिया है। और संजय यादव का नाम लेते हुए उन्होंने राजनीति से संन्यास की बात कही और परिवार को भी कहा है कि परिवार का भी त्याग कर रही हूं। यानी कि अब संजय यादव को लेकर लालू परिवार में खुलकर घमासान जो है वो सामने आ गया है। और माना जा रहा है कि राबड़ी देवी भी जो है वो संजय यादव से खुश नहीं है और बहुत जल्द संजय यादव के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि अभी तक 24 घंटे बीत चुके हैं, कोई ऐसा एक्शन या कोई ऐसी बात नहीं हुई है संजय यादव के खिलाफ, जिसको लेकर अब पूरा का पूरा बवाल लालू परिवार में संजय यादव को लेकर जो है देखा जा रहा है। जल्दी से इस बात की भी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि तेजस्वी यादव की अभी तक पूरी प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस पूरे जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए, जो बिहार की जनता का मैंडेट रहा, उसी को लेकर ठीक से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो क्या अब इस बात को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई पहल की जाएगी, कोई प्रतिक्रिया आएगी, कोई इस पर बात करेगा, कोई इस पर बात करने के मूड में है? यह भी बात हो रही थी कि एसआईआर को लेकर कुछ भूमिका बनाई जाए, जो कांग्रेस पहले से अब कहना शुरू कर चुकी है। और अब रोहिणी आचार्य का इस तरीके से बयान आना। देखिए आरजेडी की तरफ से या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से कहें साहिल, तो आज और कल का वक्त लिया गया है। जो हमारे से जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्हें आरजेडी नेताओं को आज और कल बोलने से रोका गया है। पहले पार्टी की एक समीक्षा बैठक होगी, हार के कारणों का पता किया जाएगा, उस पर समीक्षा की जाएगी और उसके बाद ही जो है कोई आधिकारिक रूप से बोलेगा कि आखिर हार की वजह क्या रही। हालांकि कांग्रेस ने तो वोट चोरी पर जो है पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ दिया है, लेकिन आरजेडी की तरफ से अभी स्पष्ट रूप से जो है किसी भी व्यक्ति, किसी भी बड़े नेता ने, चाहे वो तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो, किसी ने भी सामने आकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। लेकिन हमें जो बता रहे सूत्र कि 1 से 2 दिनों में इस बड़ी हार को लेकर पार्टी के भीतर समीक्षा बैठक होगी, उसके बाद ही हार के कारणों को लेकर जो है अपनी बात रखी जाएगी तेजस्वी के द्वारा। जी ठीक है, दो और अपडेट आपसे चाहिए जल्दी से, उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एक अपडेट तो इस बात को लेकर कि रोहिणी आचार्य कोई ज्यादा सक्रिय तो नहीं थी पॉलिटिक्स के भीतर, लेकिन उनका इस तरीके से बयान आना, सबसे पहले तो ये क्या बताता है? और दूसरा, नीतीश कुमार को लेकर भी अपडेट दीजिए, क्योंकि अभी तक कोई हलचल देख नहीं रहे हम कि कई विधायक दल की बैठक बुलाना या बाकी सारी चीजें, जो बाकी चीजें की जाती है, उसको लेकर कोई अपडेट भी अब तक नहीं मिल पा रहा है।
साहिल, पहले रोहिणी आचार्य की बात कर लेते हैं। रोहिणी आचार्य लालू परिवार की सबसे लाडली बेटी हैं। याद रखिए 3 साल पहले कैसे उन्होंने किडनी अपनी जो है वो दान की थी अपने पिता लालू प्रसाद को। तो उसके बाद कितनी उनकी एक तरीके से कहें तो वाहवाही हुई थी पूरे बिहार में कि भाई बेटियां आजकल ऐसी मिलती नहीं है, बेटे तो देते नहीं है, बेटियां होकर जो है बेटी होकर उन्होंने किडनी दान किया है। तो जाहिर सी बात है वो बेटी जब अब उन्होंने उसके बाद लोकसभा चुनाव भी रोहिणी को पिछले साल लड़वाया था लालू ने छपरा से। लेकिन अब जब देखिए जब रोहिणी आचार्य ही बगावत कर दे, परिवार से जो है परिवार का त्याग कर दे और राजनीति से जो है संन्यास की जिक्र कर दे और उसके लिए एक ही आदमी को जिक्र किया जाए, उसकी जिम्मेदारी ठहराई जाए, तो आप समझिए कि कितनी आहत होंगी रोहिणी आचार्य या परिवार में कितनी अलग थलग पड़ गई होंगी रोहिणी आचार्य की। कोई पिता हो या माँ हो, कोई उनकी सुन नहीं रहा है, उनकी राजनीति में कहा जाता है कि हार, इसीलिए उन्होंने संजय हार यादव का ठिकरा किसी एक ही व्यक्ति पर फोड़ा जाता है और जीत का जश्न मनाने के लिए सारे लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जरा नीतीश जी पर भी अपडेट दे दीजिएगा, क्योंकि कब ताजपोशी हो सकती है उसको लेकर क्या बातचीत चल रही है, क्योंकि अभी तक विधायक दल की कोई आहट सुनाई नहीं दे रही हमें। देखिए जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो टाइमलाइन अभी तक जो समझ में आ रहा है कि आज 15 तारीख का दिन है, कल 16 तारीख हो जाएगा, 17 तारीख यानी सोमवार को संभवतः कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी और कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार जो है राज्यपाल से मिलकर विधानसभा का जो डिसॉल्व करने की जो होती है उसकी प्रक्रिया वो करेंगे। उन जाकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं 17 तारीख को और उसके बाद 18 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। वहां पर नीतीश कुमार को नेता चुना जा सकता है, एनडीए विधायक दल का नेता चुना जा सकता है। उसके बाद उसी दिन वो संभवतः राज्यपाल से मिलकर जो है वो शपथ माफ कीजिएगा वो दावा पेश करेंगे सरकार बनाने का। और उसके बाद 1 से 2 दिन यानी मुझे लगता है 19 या 20 तारीख को संभवतः शपथ ग्रहण जो है वो नीतीश सरकार का जो है वो हो सकता है। 22 तारीख तक सरकार का गठन होना जरूरी है और इसी के मद्देनजर रोहित हमें बता रहे हैं कि 18 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है और सोमवार को कैबिनेट की बैठक यानी कल परसों कैबिनेट की बैठक बुलाकर नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। जरा सुजीत जी से भी एक बार पूछ लेते हैं। सुजीत झा हमारे साथ जुड़े बिहार से, पटना से जुड़ रहे हैं। रोहिणी आचार्य का जाना कितना अहम है राष्ट्रीय जनता दल में, और खास करके वो तब जब राष्ट्रीय जनता दल 24 सीटों के साथ अपने सबसे बुरे परफॉर्मेंस पर खड़ा है। 2010 के बाद का उनका सबसे बड़ा परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं। बिल्कुल साहिल, और सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है आरजेडी, और ऐसे में रोहिणी आचार्य का इस तरह से जाना बहुत बड़ा झटका है आरजेडी के लिए। देखिए रोहिणी आचार्य पिछले 5 वर्षों से लगातार, उससे भी पहले से सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रही हैं और अपनी पार्टी को की हौसला अफजाई करने में या माहौल बनाने में उनका कोई जवाब नहीं रहा है। वो बड़े से बड़े नेताओं को, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो जेडीयू हो, सबको सोशल मीडिया के जरिए जो है अपना जो है बयान देती रही हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा एसेट था आरजेडी का रोहिणी आचार्य के द्वारा। और आप तो जानते ही हैं कि उन्होंने किडनी दान दिया अपने पिता को, बहुत बड़ी कुर्बानी कही जाएगी, ये बात हो सकती है। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि संजय यादव के कहने से ये परिवार क्यों छोड़ रही है। देखिए पिछली बार जब तेज प्रताप को जब परिवार से निकाला गया था उनको लालू प्रसाद यादव ने निकाला। अब ये संजय यादव के कहने पर ये परिवार क्यों छोड़ रही हैं, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी का कोई जिक्र नहीं है। या तो हो सकता है कि संजय यादव के जरिए वो तेजस्वी यादव को कहना संदेश पहुंचाना चाह रही है कि कहीं ना कहीं छिपे तौर पर कि तेजस्वी यादव की वजह से मैं परिवार छोड़ रही हूं। तो ये जो चीजें हैं ये स्पष्ट नहीं है। दूसरा ये कहना कि परिवार छोड़ देना, राजनीति छोड़ना तो समझ में आता है, वैसे भी वो सिंगापुर में अपने परिवार के साथ रहती हैं, लेकिन इधर उनकी राजनीति में सक्रियता सोशल मीडिया से ही बढ़ी। लेकिन बाद में चुनाव लड़ा उन्होंने लोकसभा का, और इस बार भी उनकी इच्छा थी कि चुनाव लड़े या फिर उनके कुछ जो लोग हैं उनको टिकट मिले, वो टिकट मिला नहीं, दिया नहीं गया, जिसकी वजह से ये। लेकिन अभी की स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल जिस तरीके से बिखर रही है, दोनों सूरत में परिवार के भीतर भी इस तरीके से आवाज उठना ये पार्टी के लिए भी ठीक नहीं होगा, और खास करके तेजस्वी यादव की लीडरशिप के लिए। जिस तरीके से रोहित कह रहे थे कि तेजस्वी यादव पार्टी की बैठक बुलाएंगे, चिंतन बैठक बुलाएंगे, उसके बाद सारी चीजें साफ हो जाएगी कि आखिरकार राष्ट्रीय जनता दल इस बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत ने कई नए समीकरण को अब गढ़ना शुरू कर दिया है। उसके साथ साथ कई
सियासी मिथकों को भी तोड़ दिया है, क्योंकि आमतौर पर मुस्लिम यादव समीकरण की बात की जाती थी और खास करके वो आरजेडी के साथ पक्के तौर पर खड़े, यह भी बात की जा रही थी। लेकिन जो सवाल चुनाव के पहले नीतीश कुमार को लेकर उठ रहे थे, इस अविश्वसनीय जीत के बाद नीतीश कुमार ने सारे सवालों का एक तरीके से जवाब दे दिया है। जिस मुस्लिम यादव फॉर्मूले की बात मैं कर रहा था और उस फॉर्मूले को महागठबंधन की जीत का संभावित कारण माना जा रहा था, उसी फॉर्मूले को लेकर अब सियासी विशेषज्ञ नया जवाब ढूंढ रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर है, जिस पर आज तमाम सहयोगी दलों ने समर्थन की मुहर लगा दी है। चिराग पासवान और संतोष मांझी ने नीतीश कुमार से पटना में मुलाकात की और खुलकर कह दिया कि नीतीश कुमार को ही चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। एक और साथी उपेंद्र कुशवाहा ने भी उनके नाम पर सहमति जताई है। अब देखना यह है कि ताजपोशी की क्या तारीख हो सकती है, लेकिन उससे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि नीतीश की जीत के क्या कारण रहे हैं। 20 साल के बाद भी नीतीश ब्रांड बिहार के भीतर चल रहा है। भले वो पूरी अपने बलबूते पर बहुमत लाने में कामयाब नहीं रहा हो, लेकिन सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के अलावा और किसी के पास नहीं है, यह भी एक बार साबित हो गया है। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। किसी ने कहा सत्ता विरोधी लहर, किसी ने कहा डबल इंजन से परेशान जनता, किसी ने कहा तेजस्वी लाएंगे बदलाव, तो किसी ने कहा नीतीश में अब वो बात नहीं। विरोधी कहते रहे, नीतीश सुनते रहे। एनडीए के सितारे भी ताबड़तोड़ रैलियां करते रहे और डबल इंजन के फायदे बताते रहे। नतीजा यह हुआ कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व और चेहरे के दम पर इतिहास रचा गया। अब सारी सियासी आशंकाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। विरोधियों के सारे अनुमान फ्लॉप शो बन चुके हैं। सोच से परे और समीकरणों से आगे बिहार के नतीजों ने एनडीए को डबल सेंचुरी के पार पहुंचा दिया। तो अब एक बार फिर नीतीश कुमार का कद सियासत के आसमान को छू रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो पटना से लेकर दिल्ली की सियासी फिजाओं में तैर रहा है कि क्या नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। चुनाव से पहले भी ये सवाल उठा था, लेकिन इसका जवाब एनडीए के हर नेता की तरफ से एक ही आता था कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है और सीएम फेस भी वही है। अब जबकि 89 सीटों के साथ बीजेपी बिहार के महासमर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो फिर बिहार के सीएम को लेकर सस्पेंस बनाने की कोशिश की गई। हालांकि बीजेपी मुख्यालय में स्वागत समारोह के दौरान पीएम मोदी ने इसे सुशासन की जीत बताते हुए नीतीश समर्थकों का मनोबल जरूर बढ़ाया था। आज सिर्फ एनडीए की विजय ही नहीं हुई है, ये लोकतंत्र की भी विजय है। भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करने वालों की भी विजय है। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बिहार में कामयाबी का एमवाय फॉर्मूला भी देश के सामने रखा, जिसकी नींव में कहीं ना कहीं नीतीश सरकार की नीतियां भी रही हैं। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। इतना ही नहीं, एनडीए का हिस्सा रहते हुए भी बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले चिराग पासवान प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और उन्हें बधाई दी। इस मुलाकात के बाद वो हर बार यही कह रहे हैं कि सीएम पद सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का ही है।
सीएम उन्हीं को बनना चाहिए, नीतीश कुमार को? बिल्कुल बनना चाहिए। एनडीए की प्रचंड जीत के बाद जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी कहा कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है। सर, चेहरा सीएम के फेस के सिर्फ नीतीश कुमार बता तो दिए हैं कि कोई वैकेंसी नहीं है। सर, तीन डिप्टी सीएम की चर्चा हो रही है, इस पे क्या कहेंगे सर? आपका नरेटिव। ठीक। हम लोग 2020 में भी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और नीतीश जी का मुख्यमंत्री घोषणा किया, 43 सीट था और हमारा 74 सीट था। हमने माना। इस बार भी अमित शाह जी ने कहा न बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली है और न दिल्ली में पीएम का पद खाली है, तो हम माने हैं उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनेगी। वैसे सियासत में सवाल और सस्पेंस की भी अपनी जगह होती है और जब तक नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले लेंगे, सीएम पद को लेकर कयासबाजी तो बनी ही रहेगी। लेकिन उम्मीद यही है कि महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला फिलहाल बिहार में दोहराया नहीं जाएगा। इस चुनाव में कामयाबी के बीच न उनकी उम्र आड़े आई, न राजनीति में उनकी कम सक्रियता और न ही उनका स्वास्थ्य। कई जातियों में उनकी विश्वसनीयता, महिलाओं के लिए लोकप्रिय नीतियों और सरकार चलाने का उनका अंदाज और अनुभव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बिहार में टाइगर अभी जिंदा है। जेडीयू और बीजेपी दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर भी तो यही संदेश दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो सवाल यह भी रहेगा कि टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन कब तक, यह भी सवाल कई लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ लालू प्रसाद यादव का परिवार बिखर रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की इस प्रचंड जीत के बाद एनडीए का परिवार नीतीश कुमार के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। एक वक्त चिराग पासवान जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, वो आज नीतीश कुमार को जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जीतन राम मांझी के बेटे जाकर नीतीश कुमार को मिलते हैं और कहते हैं कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। चर्चा करेंगे हम इस पूरे बात को लेकर और उसके साथ साथ रोहिणी आचार्य की भी चर्चा होगी ही। हमारे साथ में शशि शेखर वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर संगीत रागी भी उनके साथ में, उनके बगल में ही इस वक्त बैठे हुए हैं, और विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार वो भी मेरे साथ में है। सुजीत झा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे पटना स्टूडियो से भी हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। शुरुआत में करना चाहता हूं इस बात को लेकर शशि शेखर जी की, रोहिणी आचार्य की खबर तो आपने सुनी। एक वक्त एक तरफ हम देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का परिवार अब बिखरना शुरू हो गया है। संजय यादव को कहीं ना कहीं एक मोहरा बनाया जा रहा है कि इनके वजह से सारी चीजें हो रही है, और दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, वो आज नीतीश कुमार को जाकर मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो आप ही को बनना चाहिए। देखिए साहिल, ये बड़ी पुरानी रवायत है अगर देखिए राजनीति की, और खासकर सत्ता की राजनीति की। मुगल साम्राज्य बिखर रहा था तो उसमें परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। अगर आप देखिए तो रघुवंश में भी यही हुआ था, राम को वनवास भेजा गया। ये बात अलग है कि वो एक पोइटिक जस्टिस हुआ वहां पर। रोहिणी आचार्य एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि मुखर हैं, और लालू जी को किडनी देने के बाद उन्होंने वहां इज्जत कमाई थी। अभी विनोद जी कह रहे थे मेरे बगल में, और सही बात कह रहे थे कि अगर जंगल राज के नैरेटिव से निपटना है, और ये मेरे ही विचार नहीं, मैं सहमत हूँ, ये विनोद जी का विचार है कि अगर जंगल राज के नैरेटिव से निपटना है तो रोहिणी आचार्य जैसे फेस को सामने लाना चाहिए। और विनोद जी की इसी बात पे जवाब सन्निहित है। आखिर जिन दो लोगों का नाम उन्होंने लिया कि इन लोगों ने मुझे ये सलाह दी है, वो सलाह किसको देते हैं, वो किसके करीब है, यानी तेजस्वी के करीब है। तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर की जो लड़ाई है अभी प्रतीकों में चल रही है। लेकिन आप याद कर सकते हैं कुछ साल पहले मुलायम सिंह यादव जी के परिवार में भी यही सब कुछ हुआ था, और तब अमर सिंह के ऊपर बहुत सी चीजें डाल दी गई थी। और किसी न किसी को तो बिजुका या ठीकरा बनना ही होता है। संजय यादव और रवि जी क्या बुरे हैं फिर इस काम के लिए? आमतौर पर हार के बाद ढूंढा जाता है कि भाई किस पर ठीकरा फोड़ना चाहिए। अगर आज यही रिजल्ट 140 इनको मिला होता तो क्या हो रहा होता? नहीं, बात तो सही है। राजनीति की कला इसी तरीके से होती है। लेकिन आशुतोष, जल्दी से आपकी भी एक प्रतिक्रिया रोहिणी आचार्य पर, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार आज की स्थिति में एक बड़ा फैक्टर। अब तक तो आप नीतीश कुमार को कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे, कम से कम आज तो आपको मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार ने कर दिखाया। नहीं, सबसे पहले तो रोहिणी आचार्य के ऊपर देखो, मेरा प्रश्न, मैं तो बहुत इस मामले में स्पष्ट हूँ। परिवार अगर संकट में है तो परिवार के साथ रहना चाहिए।
अगर आज यही भारतीय आरजेडी की स्थिति बेहतर होती तो क्या रोहिणी आचार्य पार्टी छोड़ती या राजनीति छोड़ने की बात करती? आप ये कहिए मैं राजनीति छोड़ना चाहती हूँ, आप करिए मैं परिवार छोड़ूंगा। मतलब ये तर्क मुझे कहीं समझ में नहीं आता। दूसरी बात क्या है कि मेरी बाहर वालों के कहने पर, हाँ मेरी नहीं तो क्या तेजस्वी की लीडरशिप के लिए चैलेंज खड़ा हो जाएगा? मैं आपको बताऊं, सारी दिक्कत क्या हो गई कि लालू यादव के परिवार ने समझ लिया कि आरजेडी दरअसल उनका एक पर्सनल बैंक है और उसमें हर आदमी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का अधिकार है, हर आदमी को एमएलए बनने का अधिकार है। परिवार के बाहर किसी के पास कोई अधिकार नहीं है और ना कोई बन सकता है। भाई मीसा, रोहिणी, तेज प्रताप, तेजस्वी, राबड़ी, इनमें से 4-5 लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स? भाई लालू यादव का कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिक्स के अंदर। इनमें से कितने लोगों ने लाठियां खाई? इनमें से कितने लोग अपने बल पे चुनाव जीत सकते हैं? तो ये जो परिवार, ये बात तो बड़ी सामान्य है ना कि अगली पीढ़ी कहां लाठी खाती है। देखिए दूसरी साहिल एक चीज और भी है कि ये पैलेस पॉलिटिक्स है। बेसिक बात क्या है, तेजस्वी परिवार में आगे निकलते दिखाई पड़ रहे हैं तो ये बात उनके भाई बहनों को पच नहीं रही है और इसीलिए उनकी टांग खींचना चाहते थे मौके की तलाश में। किसी की कोई सहानुभूति नहीं हो सकती और कम से कम मेरी तो नहीं होगी कि आप राजनीति से, लेकिन ये मौका तेजस्वी यादव ने दिया है। आज संगीत रागी जो कह रहे हैं वही बात करीब करीब आप कह रहे हैं कि परिवार के अलावा लालू प्रसाद यादव किसी को देख नहीं रहे और इसी की वजह से तो पार्टी की हालत हुई है। संगीत रागी, साहिल जो बात अभी तेजस्वी के परिवार के लिए हो रहा है, क्या यही बात गांधी परिवार में नहीं है? क्या प्रियंका का इस देश की राजनीति में कौन सा कंट्रीब्यूशन है? राहुल का इस देश की राजनीति में कौन सा कंट्रीब्यूशन है? आपका वाड्रा का क्या? नहीं, फेवरेट की बात नहीं है। मैं सारे परिवार, लालू प्रसाद यादव पर बात करते करते भी नहीं प्लीज देखिए मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। अभी बोलने दीजिए। रोहिणी आचार्य पे चले जा रहे कहीं और, नहीं मतलब जाना उत्तर में चले जा रहे पश्चिम। वो एक बड़ा कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा कंक्लूजन नहीं है, ये इनकी पर्सनल खुंदक है। मैंने खुंदक मेरा पर्सनल नहीं है, मैं सैद्धांतिक बात उठा रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपकी व्यक्तिगत निष्ठा किसी राज दरबार से जुड़ी हो। चलिए, तो मैं नहीं कह सकता। मैं इसे भी आरोप लगाइए। परिवार में क्यों चुप रहते हैं? मैं व्यक्तिगत निष्ठा किसी राज दरबार से आपकी जुड़ी हुई हो तो मुझे प्लीज बोलने दीजिए उनको बोलने दीजिए। एक ही परिवार में बेटा भी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष हो गया। गाय बैलों की एक जोड़ी हुआ करती थी कांग्रेस का छाप। मां भी सांसद, बेटा भी सांसद, बहन भी सांसद। अब क्या चाहते हैं? और ये बात संगीत रागी जो कह रहे हैं पॉलिटिक्स नहीं है क्या? बिल्कुल सही है। संगीत रागी जो कह रहे हैं पॉलिटिक्स नहीं है क्या? विनोद जी, उसके साथ इस देश का सारा कहीं ना कहीं देखिए संगीत जी, नहीं आपकी बात बिल्कुल सही है, सैद्धांतिक रूप से आपकी बात सही है। बस एक बात आपकी प्लीज, इस देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आप इस पैटर्न को जरा देखिए। जो गांधी और नेहरू वंश के लिए क्रिटिक होकर के समाजवादी आंदोलन से निकले थे वो सारे वंशावली पार्टियां हैं। आप क्या आप उसके बिना तो रीजनल पार्टी चल ही नहीं सकती ना। फिर वही कह रहे हैं ना कि भाई जो आपके साथ अभी जो शशि शेखर की बात करते हैं, मुझे दुख हो रहा था। नहीं, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात रोहिणी आचार्य क्यों? चलिए, मैं कह रहा हूं उससे इतर राष्ट्रीय जनता दल में कोई नेतृत्व उभर करके नहीं। इसका मतलब तो यही ना, मैं बार बार कहता हूं, एक लाइन बस जोड़ूंगा। इस देश के लोकतंत्र का मतलब है कि प्रधानमंत्री का बेटा यदि चाहे कितना भी आवारा हो, प्रधानमंत्री बनना चाहता है। परिवारवाद की मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है। सांसद का बेटा सांसद और वोटर का बेटा हमेशा वोटर बना। परिवारवाद ये इस देश का लोकतंत्र है। परिवारवाद की परिवारवाद का जो डिबेट है ना, वो बड़ा दिलचस्प हो जाता है जब बड़ी पार्टियों को भी ये समझने आने लगता है कि अगर राज्य में आपको सक्सेस चाहिए तो परिवारवाद वाले किसी को ही आपके साथ लाना पड़ेगा। सम्राट चौधरी को आज लाके उप मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ा ना। चिराग पासवान की पार्टी को आज खड़ा करना पड़ा ही ना। ये सिस्टम खड़ा हो गया। वही बात है ना, विनोद अग्निहोत्री जी, आप तो कर नहीं रहा। ठीक है, चलिए आप बुरा क्या लग रहा है इसमें? नहीं, चलिए आपकी बात क्या है। देखिए, एक बात तो संगीत रागी ठीक कह रहे हैं। परिवारवाद के खिलाफ जो कैंपेन बिहार के भीतर चला वो सम्राट चौधरी को तो नहीं लग पाया, लेकिन लालू प्रसाद यादव के परिवार को तो जरूर लगा। और हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से नतीजे आए हैं, जिस तरीके से मैंडेट लोगों ने दिया है, उसको रिजेक्ट किया, ये बात भी यहां पर साफ नजर आती है। देखिए, परिवारवाद इस देश में बहस का बहुत लंबे समय से मुद्दा रहा है। और मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है, मैं संगीत रागी जी की बात से आदर्श स्थिति में सहमत हूं, वो आदर्श स्थिति है, लेकिन लोग चुनते हैं ना भाई। अगर राहुल गांधी तो आज हम कहें कि रिजेक्ट किया, मुझे बोलने सुनिए, अभी सुनिए आगे की बात। अब आप बास्टोस बोल रहे थे तो आप बोलने दीजिए ना। देखिए,
परिवार, किसी बड़े परिवार में पैदा होना राजनीति की अयोग्यता नहीं है, बनना योग्यता है। ये सही है, एक परिवार से एक लॉन्चिंग पैड मिलता है किसी भी पेशे में आप हो, लेकिन उसके बाद प्रूव करना पड़ता है अपने आप को। अगर आप प्रूव नहीं कर सकते तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे लड़े ना चुनाव, राजनीति में आए, लेकिन नहीं प्रूव कर पाए। कोई इस पार्टी में, कभी उस पार्टी, कभी यहां कभी वहां। चौधरी चरण सिंह की इतनी बड़ी विरासत थी, अजीत सिंह को मिली, उसमें जयंत चौधरी को मिली, नहीं चला पाए, छोटी पार्टी की नेता नहीं चला पाए। तो सवाल ये है, प्रूव करने की बात है। अगर तेजस्वी यादव प्रूव नहीं कर सकते और तो हाशिए पर जाएंगे। ठीक है, और यही सबसे बड़ा कारण है, यही सबसे बड़ा कारण है कि नीतीश कुमार इन सारे लोगों में कहीं अलग नजर आते हैं। और यह भी मुझे किसी ने कहा कि एक ये भी सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को पसंद क्यों कर दे, कई बार फ्लिप फ्लॉप करने के बावजूद भी, कि उन्होंने अपने परिवार को पार्टी में खड़ा नहीं किया। और आज की स्थिति में भी उनके बेटे पार्टी में आने की कोशिश उनके नाम पर चल रही थी, लेकिन उसकी बात नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं, मैंने ऐसा सुना है, मैं कह रहा हूं लालू प्रसाद के परिवार में तो कोई बोल भी रहा है, बड़ा राजतंत्र में तो कोई बोल भी नहीं रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नीतीश जी को पसंद करते हैं, अच्छी बात है कि परिवार को बढ़ा रहे, लेकिन जिन्होंने बढ़ाया उनको भी तो साथ रखे हुए हैं। रामविलास पासवान उनके साथ रहे, उपेंद्र कुशवाहा उनके पास, उनकी पार्टी उनके साथ है, जीतन राम मांझी पूरे परिवार को टिकट दे दिए। सारी चीजें आप प्रधानमंत्री मोदी से ही समर्थन मांगते हैं, तो उनके पक्ष में भी बोल दिया। उनके पक्ष में बोल रहा हूं मैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये दोहरा मानदंड है ना, लेकिन फिर आप परिवार को बिल्कुल खाली करिए ना राजनीति से। लेकिन उठा रहे हैं, इसीलिए असर नहीं कर रहा, इसीलिए असर नहीं कर रहा है। आप उठाते रहिए, उनसे समझौता भी करते रहिए, कभी अकालियों से, कभी शिवसेना से, सारे परिवार वाली। लेकिन आज की स्थिति में सवाल यह भी है कि नीतीश कुमार की ताजपोशी कब होगी। अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना कि रोहित सिंह बता रहे थे कि कैबिनेट की बैठक सोमवार को होगी और कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, जो एक प्रोसीजर है, और उसके बाद विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद उनको दोबारा उनका चयन किया जाएगा। लेकिन क्या 2030 तक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने? बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार जो सहयोगी दल है वो आकर उनको मिल रहे हैं, भले वो मांझी हो या चिराग पासवान हो, और वो जाकर उनको कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री आप ही को बनना है। इस स्थिति में शशि शेखर जी, ये बदलाव किस तरीके से नजर आ रहा है? क्या नीतीश कुमार ही वोट कैचर है, ये अंडरलाइन किया गया है इस वजह से, या इस वक्त कोई भी इस तरीके का मैसेज नहीं भेजना चाहता कि देखिए जो सब लोग बोल रहे थे आखिरकार वही हुआ? देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात, ये मैंडेट इतना जबरदस्त है और वो मिलकर लड़े गए चुनाव का मैंडेट है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इसका कोई भी स्वाद जो है उसका किरकिरा करना चाहेगी, नंबर एक। नंबर दो, नीतीश कुमार जी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं और इस समय यदि किसी भी तरह की कोई भी खिलवाड़ की जाती है उस समीकरण से, तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता के बीच एक खराब मैसेज जाएगा। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, अगर आप महाराष्ट्र की बात को छोड़ दीजिए तो एक गठबंधन की राजनीति वो कर रहे हैं और अब सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों के साथ भी उनके तालमेल है और अच्छे से वो चल रहे हैं जो बड़े डिमांडिंग माने जाते थे। मुझे नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में फिलहाल कोई परिवर्तन होने जा रहा है, लेकिन आगे की गारंटी आज नहीं ली जा सकती। और साहिल, आगे की मतलब, आखिरी बात, आगे की मतलब, मैं बस आगे की बात और आखिरी बात ये कि आज जिन लोगों पर परिवारवादी न होने के आरोप लग रहे हैं, आश्चर्यचकित मत होइएगा, कल उन्हीं के परिवार के लोग उनकी भी पार्टियों में अच्छे पदों पर काम करते नजर आए। हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हो सकता है, इशारा पूरा है, अब नहीं नाम नहीं ले रहा। नहीं, इस बार हेलीकॉप्टर वगैरह मिल रहे थे तो यही चर्चा काफी हो रही थी। हाँ आशुतोष, ये जो परिवारवाद की बातचीत हो रही है, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता, भाई भाई का सगा नहीं होता, भाई बहन की सगी नहीं होती। और इसके बहुत उदाहरण हम देख चुके हैं। ये लालू यादव के परिवार से बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। मित्र ज्यादा अच्छे होते हैं। महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे खेल में ये है कि नीतीश जी का जो जितना इनको ऑक्सीजन भारतीय जनता पार्टी को देना था दे दिया। अब बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी अपना उदय तलाश रही है, अपना जगह तलाश रही है। और मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि बहुत जल्द बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा,
चाहे नीतीश जी चाहें या चाहे नीतीश जी ना चाहें। आज की स्थिति में तो वो होंगे, ऐसा आपको लगता है? अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं अनाउंस किया, सपोर्ट किया? ठीक है, अभी तक तो भाई ये कहना मैं बधाई दे रहा हूं, मैं उनका शुक्रगुजार हूं, ये बोलिए ना कि नीतीश जी लेकिन लड़ा गया तो मुख्यमंत्री होंगे। जरा एक मिनट सिर्फ ये देख लेते हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव ने ये साबित कर दिया कि नीतीश कुमार के ब्रांड पर किस तरीके से अक्रॉस द कास्ट लाइन महिला और बाकी वर्ग भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर जिसका जिक्र कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी कल कर रहे थे जब वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गए थे कि मुस्लिम यादव समीकरण को दरकिनार करके ये मैंडेट यहां पर मिला है। तो वो किस तरीके से मिला है, जरा पहले महिला वोटर्स को देख लेते हैं, क्योंकि अब जो डेटा यहां पर हमारे पास आ रहा है उससे साफ नजर आता है कि जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में महिला वोटर्स 53 से 55% है, यानी 50% से ज्यादा है, ऐसे 53 सीटों पर एनडीए का वोट शेयर 46.8%, 46.8% रहा है, जबकि महागठबंधन का वोट शेयर सिर्फ मात्र 36%, 10% का गैप यहां पर नजर आता है। वहीं जहां पर महिलाओं का वोट शेयर, महिला मतदाताओं की संख्या 51 से 52% तक है, ऐसे 45 सीटों पर एनडीए का वोट शेयर करीब 50% का रहा है, जबकि महागठबंधन का वोट शेयर 34.3% का रहा है। 50% जहां पर महिला यानी समसमान है महिला मतदार और पुरुष मतदार, वहां भी 76 सीटें ऐसी है, लेकिन वहां भी 47% वोट शेयर एनडीए का रहा है और 37.5% वोट शेयर महागठबंधन का रहा है। और 50% से कम में भी 69 सीटें ऐसी है जहां पर 47.3% एनडीए का वोट शेयर और 38.1% महागठबंधन का वोट शेयर। लेकिन यही बात अगर हम देखें यादव बहुल इलाकों में, यादव बहुल ऐसी करीब 127 सीटें जो बिहार के भीतर है जहां 15% से ज्यादा यादव आबादी है, उन इलाकों में एनडीए ने 101 सीटें 127 में से जीत ली है और महागठबंधन को मात्र 21 सीटें वहां पर मिल पाई और बाकी पार्टियों को भी 5 सीटें यहां पर मिली है। 101 सीटें अक्रॉस द कास्ट, महिलाओं में जो जातिगत समीकरण है उसको लांघ कर महिलाओं का यहां पर मतदान। तो विनोद जी, सवाल यहां पर यही उठता है। तो इसी के वजह से आज की स्थिति में नीतीश कुमार के अलावा कोई चारा नहीं है। शशि शेखर कह रहे थे कि आगे जाकर जो होगा, आगे की तारीख वो नहीं बता रहे, लेकिन आगे जाकर ये उनका प्रेडिक्शन है। आशुतोष सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी अब तक क्यों नहीं करी है, कोई अलग सूत्र बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं, देखिए अभी तुरंत जो है 2-3 कारण है उसके। ये बात सही है कि बनना चाहिए बीजेपी का नंबर ज्यादा है, बीजेपी की बहुत दिनों से इच्छा है कि उनका मुख्यमंत्री बने, स्वाभाविक भी है और ठीक भी है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन अभी जो परिस्थिति है, जो शशि जी कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूं, अभी आप नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते हैं, इतना मैंडेट मिला है, उसमें नीतीश कुमार के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। अभी नीतीश कुमार को ही बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी। आगे की जहां तक बात है, मैं भी मानता हूं आगे वो 1 साल भी हो सकता है, वो 2 साल भी हो सकता है, 2.5 साल भी हो सकता है, तब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री जरूर बनाएगी इसी विधानसभा में। आशुतोष की बात का जवाब मेरे पास ये है कि ये राजनीति का धरातल बड़ा कठोर होता है। अभी बीजेपी क्यों अनाउंस कर दे, अभी बहुत बार्गेनिंग होनी है, अच्छे पोर्टफोलियोज की बात होनी है, विधानसभा अध्यक्ष होना है, बहुत सारे, और नीतीश जी को ये समझाना भी है कि भाई इतने समय तक आप बनिए, उसके बाद फिर हम, ये सारी चीजें तय होनी पर्दे के पीछे। इसलिए बीजेपी खुल के समर्थन नहीं कर रही। आपने सही जिक्र छेड़ा है, विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, और यह भी इस बार देखना होगा कि क्या बीजेपी से विधानसभा का अध्यक्ष होता है या जनता दल यूनाइटेड से विधानसभा का अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री बनते हैं तो बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष, अगर बीजेपी अपने पास विधानसभा का अध्यक्ष पद रखती है तो वो भी एक बड़ी बात होगी। लेकिन संगीत रागी, आपके पास मुझे इस बारे में आना है। महाराष्ट्र में नहीं, मैं सवाल आपके पास रखना चाहता हूं, क्योंकि आप जरा मुझे वो बताइए कि क्या चलता है बीजेपी के दिमाग में इस पूरे मामले को लेकर। महाराष्ट्र में भी मैंडेट आया, एकनाथ शिंदे ने जो लाड़की बहन योजना लागू की, जिस तरीके से इंप्लीमेंट की, उसी के वजह से ये मैंडेट आया ये कहा जाता है। लेकिन उसके बावजूद एकनाथ शिंदे को रिपीट नहीं किया गया। लेकिन यहां पर यह चर्चा नहीं हो पा रही है। क्या यह कारण है कि बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं है बिहार के भीतर, इसके वजह से ही नीतीश कुमार को बनाया जाएगा, या नीतीश कुमार इज टू बिग, बहुत बड़े हैं और उनको फिलहाल दरकिनार करना बीजेपी के लिए भी संभव नहीं होगा? देखिए, लीडर नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तो कोई इतना बड़ा लीडर नहीं थे, और उस समय जब पहली बार बने थे तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के खाचे में ज्यादा सीटें थी, इसके बावजूद भी उनको बनाया गया। थोड़ा करेक्शन करूं आपको? करेक्शन मैं कर दीजिएगा, छोटा सा करेक्शन बाद में कर दीजिएगा, चलिए बाद में कर दीजिएगा।
मुझे लगता है कि दो स्थितियां बनती है। क्या एक स्थिति ऐसी भी बन सकती है क्या कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो और आरजेडी से दो उप मुख्यमंत्री हो, सॉरी जेडीयू से दो उप मुख्यमंत्री हो। आप आरजेडी बोलने का तैयार नहीं। आरजेडी और राहुल गांधी, आरजेडी उनके मन में बसा हुआ है। दो विषय प्रिय हैं, राहुल गांधी और आरजेडी। जंगल राज से हम लोग पीड़ित रहे हैं, आप लोग नहीं पीड़ित रहे हैं। दूसरी बात एक तो एक फॉर्मूला ये हो सकता है जो कि आपने महाराष्ट्र में भी देखा है, और ये मैं सोच रहा था कि क्या ऐसे कई विकल्प हो सकते हैं क्या। तत्काल मुझे नहीं लगता है कि मैं शशि जी और इनसे सब दोनों से सहमत हूं। आशुतोष बेशक उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन ढूंढे, लेकिन मुझे अभी लगता है कि फिलहाल कम से कम भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करेगी, क्योंकि इसका मैसेज बहुत खराब चला जाएगा। दूसरी बात जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे शशि जी कि बड़ा डिमांडिंग, तो वो कौन है? तमिल जाकर के जितने भी आप दक्षिण में आपने द्वार खोला है और नायडू के साथ आपके एक गठबंधन है, तो हर गठबंधन को यह डर लगना शुरू हो सकता है कि भाई यहां हुआ तो अगले बार हमारे साथ हो जाएगा। नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है, ये महाराष्ट्र में किया उन्होंने, महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन रहा। मैं थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर दूं। देखिए महाराष्ट्र में शिवसेना बड़ा भाई था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ा उभर करके आया, तब जाकर के ये डिमांड तो अभी भी हुआ है। और लगातार दूसरी बात, साहिल मैं एक बात कहना चाहूंगा, सिंधे से बड़ी पार्टी निकल करके आई। पिछली बार आता हूं आपके पास। हाँ जी, आपकी बात खत्म। नहीं, मैंने पिछली बार भी कायदे से मुख्यमंत्री, मैंने इसको कहते हैं कलेजे पर पत्थर रख करके, लेकिन बनना तो चाहिए था मुख्यमंत्री, बीजेपी से ही बनना चाहिए था। मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बनाया, डिप्टी सीएम बनाया। मैं बस एक बात कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसकी दो बातें बहुत जरूरी है। पहली बात यह कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो एक बड़ा लंबा गठबंधन था, ये ठीक है, मातोश्री का एक दबदबा है, लेकिन साहिल में आप ही लोगों को सुनकर एक निष्कर्ष मैंने निकाला है कि भारतीय जनता पार्टी ने पैन महाराष्ट्र पार्टी बनने में एक बड़ी मदद की शिवसेना की, उसके बिना संभव नहीं था। दूसरी बात, शिंदे जी आज बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं, बड़े जुझारू और जमीनी नेता हो सकते हैं, लेकिन उनमें और नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। वही तो मैंने सवाल पूछा। तो वो एक पर्सनैलिटी ऐसी है, वही तो सवाल पूछा कि उस पर्सनैलिटी को दरकिनार करना इस समय अच्छा नहीं होगा। दो लाइन बोल देता हूँ, दो ही लाइन आप दो की चार करते हैं। देखिए बिहार के अंदर कई जगह गाँव में लोगों का वोट तो दे देंगे, नीतीशवा को ये लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे चीफ मिनिस्टर, हो गया ना? ये एक बात, यही बात है, आम बात आम जो है। और दूसरा, मुझे सुजीत जी के पास भी प्रधानमंत्री मोदी के लिए था, हमारे लिए भगवान शंकर की तरह है। इतना हम लोगों के काम किया, हम वोट वहीं देंगे। एक मिनट मैं ऐड करता हूँ, एक चीज ऐड करना चाहता हूँ और उसके बाद सुजीत झा के पास भी चलेंगे कि जिसका जिक्र ये कर रहे थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। ये बात भी आपको याद होगा कि 2005 में दूसरे चरण के बाद अरुण जेटली ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू किया था। पहले फेज में वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं थे। उसका रिजल्ट यह हुआ कि कहीं ना कहीं उनको फायदा होता हुआ नजर आया और उसके बाद उनको लगा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। क्या यही वजह है कि आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के अलावा चारा नहीं है उनके पास? ठीक है साहिल, दो तीन चीजें। पहली बात है कि मैसेज खराब जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इसकी परवाह करती है क्या? जब आप सरकार बर्खास्त करते हैं, जब आप ईडी की रेड डालते हो, तब आप कोई मैसेज की बात करते। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, 5 साल बाद चुनाव बिहार के अंदर होना है, लोकसभा के चुनाव भी 3.5 साल बाद होना है। कौन सा मैसेज खराब जा रहा? इसके अलावा ये जो फॉर्मूला कहा जा रहा है ना कि बीच में बदल देंगे, ये फार्मूला तो छत्तीसगढ़ में भी आजमाया गया, ये फार्मूला तो महाराष्ट्र में भी आजमाया गया। हुआ क्या? नहीं हुआ ना। कर्नाटक में देखिए क्या हालत हो गई है। तो ये फार्मूले चलते हैं, जो एक बार मुख्यमंत्री बन जाता है फिर वो मुख्यमंत्री बन जाता है और उसके बाद उसके पास इतनी ताकत होती है। जो बात आप कह रहे हैं बिहार के अंदर, जब भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल के मुख्यमंत्री को स्पीकर बना सकती है, तो बिहार के अंदर यह फॉर्मूला क्यों नहीं चल सकता कि नीतीश कुमार स्पीकर बन जाए, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो? ये फॉर्मूला चल सकता है। जरा जल्दी से सुजीत जैसे पूछ ले। इस बात से सहमत हूं कि एक बार जब यदि मुख्यमंत्री बन गए तो बन गए ना, बन जाता है, कोई छोड़ना उसके बाद नहीं होगा। लेकिन नीतीश जी एक अपवाद के रूप में इसलिए देखते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है वो स्वयं इस चीज को कहे। बट उसके बाद भारतीय जनता पार्टी संघ का फैलाया हुआ अफवाह हो, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं। स्वास्थ्य तो धनखड़ जी का भी ठीक नहीं था, इसलिए तो छोड़ा उन्होंने। ये बिल्कुल सही, ये बात तो सही और तुरंत छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके बाद मैसेज बहुत अच्छा गया। नहीं, लेकिन ये बात भी तो देखनी होगी ना कि देन
जनता दल यूनाइटेड से ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा या बीजेपी से बनेगा, वो तो बात अलग की होगी ना। अभी तो हम लोग प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि उनकी स्वास्थ्य को लेकर। हमने पीवी नरसिंह राव को देखा हुआ है कि जिनके स्वास्थ्य को लेकर कई सवाल थे, लेकिन 5 साल पूरे किए पीवी नरसिंह राव ने। ऐसा नहीं है, बांध के जा रहे थे, बाकायदा उन्होंने उसको पूरे किए। लेकिन राजीव गांधी जाके कहा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सुजीत झा, स्वास्थ्य का मुद्दा एक बार फिर निकल रहा है, तो नीतीश कुमार 2030 तक, क्योंकि बोर्ड तो वहां पर लगे हैं, टाइगर जिंदा है ये भी लगा हुआ है, लेकिन कब तक, कहां तक? शशि शेखर यहां पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई क्या कुछ साल बाद आगे की बात वहां पर वो कर रहे हैं। मैं सहमत हूं उनकी बात से। तो क्या 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 नजर आ रहा है वहां पर? और बीजेपी खुलकर बोल क्यों नहीं रही है कि नहीं चलिए विधायक दल की बैठक बुलाते हैं और नीतीश कुमार की अनाउंसमेंट हो जाएगी उसमें? देखिए, सारी समस्या जो है वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर ही इस तरह की अटकलें लगाई जा रही है। आप देखिए कि पूरा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया। हर एक बीजेपी का जितने भी नेता हैं सब यही कहते रहे कि उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व पर चुनाव लड़ रहे हैं। और बार बार यही, कोई पहली बार तो चुनाव हुआ नहीं है, इससे पहले 2020 में भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। 2015 में महागठबंधन में भी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। तो यहाँ दिक्कत उनके स्वास्थ्य को लेकर है, और कहा जा रहा है कि उनके स्वास्थ्य को के कारण जो है ये चर्चाएं जो शुरू हुई है उनको कि वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, जो अटकलें लग रही है, और पूरे चुनाव में ये अटकल लगती रही। यहाँ तक कि आम जनता भी इस बात को लेकर काफी सशंकित रही, या जरा ये बात को साफ करिएगा कि बनने के बाद नीतीश कुमार बनेंगे कि नहीं। सुजीत जी, आप जरा इस बात को साफ करिएगा जी, जरा क्लियर करिएगा इस बात को कि स्वास्थ्य को लेकर अटकलें कौन लगा रहा है? क्या पार्टी के भीतर अटकलें? क्योंकि देखिए ललन सिंह बाहर आए, उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि सीएम पद की कुर्सी खाली नहीं है। ये तो साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया। अब खाली नहीं है इसका मतलब नीतीश कुमार ही बनेंगे, ये बात भी साफ हो गई। नहीं, देखिए जेडीयू की तरफ से कोई समस्या ही नहीं है। जेडीयू तो लगातार कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, चुनाव से पहले भी कहती रही और भी कह रही है। सवाल जो खड़ा किया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से खुलकर नहीं कहा जा रहा है, या फिर अमित शाह ने जो कहा था कि भाई विधायक दल के नेता तय करेंगे, तो ये बातें जो है कहीं ना कहीं बीजेपी में आज के दौर में, जब मतलब चुनाव परिणाम आ गए हैं, ये चर्चा है। ऐसी बात नहीं है कि चर्चा नहीं है, चर्चा है इसको लेकर, लेकिन किसी की ये नहीं है, हिम्मत नहीं है कि भाई ये कह दे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार की जो लेगेसी है, आप देखिए पिछले 20 वर्षों से, और खास तौर पर इस चुनाव में मैंने देखा कि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही, और जनता ने खुलकर उनको वोट दिया है, उनके चेहरे पे वोट दिया है। मोदी जी का भी चेहरा था, लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम किया, जो भी महिलाओं के लिए, अब महिलाएं, तो ये खबर सही है क्या? रोहित सिंह थोड़ी देर पहले खबर बता रहे थे कई महिलाओं से 18 तारीख को विधायक दल की बैठक हुई थी। रोहित सिंह थोड़ी देर पहले ये खबर बता रहे थे कि 18 तारीख को विधायक दल की बैठक हो सकती है, 18 या 19 तारीख को, और उसमें नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 35 साल तक नीतीश कुमार ने बिहार के विधानसभा का चुनाव खुद नहीं लड़ा है। 35 साल हो गए जब पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था, 35 साल अब तक उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। वो विधान परिषद में जीत कर जाते हैं। 95 में लड़ा था उन्होंने, 95 में लड़ा था, 95 में। उसके बाद से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है। तो सुजीत जी जरा जल्दी से उसके बारे में भी बता दीजिएगा कि विधायक दल की बैठक को लेकर कुछ सुनाया जा रहा है, बीजेपी के नेता बिहार के भीतर क्या कह रहे हैं, क्योंकि कल सम्राट चौधरी वगैरह भी मिलने गए थे उनको। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो सभी जितने भी एलाइज हैं सब गए थे मिलने के लिए, और सबका यही कहना है कि मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार ही। जहां तक नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की बात है, तो 1995 में विधायक का चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद वो लगातार सांसद भी रहे। 2004 तक वो सांसद रहे। 2004 में जल्दी से इस बात को लेकर, क्योंकि ये भी प्रतिक्रिया जो शशि शेखर कह रहे थे, शशि शेखर जी कह रहे थे कि बेसिकली कुछ साल बाद कुछ चीजें और हो सकती है। क्या उसकी उम्मीद है आपको कि ऐसा होगा कि या एक बार हो गया तो हो गया? नहीं, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ज्यादा संभावना है कि नीतीश जी आने वाले दिन में वो स्वयं अपनी इच्छा से
यदि उनकी मन स्थिति हो रही और वो कहें कि भाई नहीं भारतीय जनता पार्टी जगदीप धनखड़ ने कहा उस इच्छा से कि सचमुच में अलग से कुछ नहीं होगा। वो भी इच्छा से दिया था ना। नहीं, जगदीप धनखड़ को यहाँ पर मत लाइए। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को मैं सचमुच हल्का कर रहे हैं आप। नहीं भाई नहीं, धनखड़ जी के बारे में बात करना हल्का करना कैसे हल्का होगा भाई? देखिए हल्का कर रहे हैं मसला है। देखिए वो उसके कारण आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, साहिल भी जानते हैं। इसलिए यदि जानबूझ करके उस कारण को यहाँ आप लाना सर जो पब्लिक डोमेन में उस बात को लेकर मैंने जो खुद लिखा उन्होंने चिट्ठी में। एक मिनट जल्दी से देखिए सर ब्रेक कर यदि स्वास्थ्य का मसला आता है जो कि पूरे चुनाव के दरमियान भी था, और जिसको उन्होंने उस मिथक को तोड़ा भी। मैं फिर ये कह रहा हूँ 300 किलोमीटर की यात्रा करके और पब्लिक, और यही कारण है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर ही, दिनों में यदि नीतीश कुमार को लेकर ही समय खत्म हो गया। बात समझ लीजिए, नीतीश कुमार जी स्वयंसेवक नहीं, खुद गद्दी छोड़े, 2 बार पलटी मार चुके हैं। सर गद्दी पर बैठने के बाद कोई गद्दी नहीं छोड़ना चाहता, फिर वो किसी भी पार्टी में हो। खुद से गद्दी छोड़ने के प्रमाण बहुत कम मिलते हैं इस देश में और कहीं भी पूरे दुनिया में अगर हमने देखा तो। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के नाम पर ही मुहर लग सकती है, ये बात एक बार फिर साफ होती नजर आ रही है। 10वीं बार नीतीश कुमार क्या मुख्यमंत्री होंगे, और होंगे तो कब होंगे, इस बात को लेकर चर्चा जारी रहेगी।